Yes, page number 196. Second video in the same nexus. Yes, coal and iron. इस टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं. देखिए, इंग्लैंड जो था ये सेल्फ सफिशिएंट था, सेल्फ रिलायंट था आयरन और कोल के फील्ड्स में. फॉर्चुनेटली कोयला और लोहा, इन दोनों के भंडार, इन दोनों का जो भंडार थे, जो खजाना था, ट्रेजर था, ये इंग्लैंड में ही मिल गया. तो ये भाग्यशाली थे. तो हम यहाँ पर इंग्लैंड वॉज फॉर्चुनेट टू गेट कोल एंड आयरन, और कच्चा लोहा और कोयला, इसके भंडार वहीं मिल गए इनको. तो इसने काफी हेल्प की इंग्लैंड को आगे बढ़ाने में इंडस्ट्रियल फील्ड्स में. और द स्टेबल मटेरियल, जो खास मैकेनाइजेशन के लिए, मशीनों को बनाने के लिए जो खास मटेरियल है, स्पेशल मटेरियल है, कोल, और कोल ईंधन है, वह है, और आयरन ये है. ठीक है. वर प्लेंटीफुल अवेलेबल, बहुत ज्यादा यहाँ पर उपलब्ध था. एज वाटर अदर, जिस तरह से दूसरे मिनरल्स थे, क्या क्या थे, लीड सीसा था, कॉपर तांबा था, और टिन, जिसे हम टिन कहते हैं. जो इंडस्ट्री में, जिसका इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता था लोहे के आइटम बनाने में, मशीनरी को बनाने में. However, until the 18th century के आसपास there was a scarcity of usable iron. 18th सेंचुरी की बात करता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता है कि इस टाइम कुछ एक प्रकार के लोहे की यहाँ पर कमी थी. स्कैर्सिटी ऑफ यूजेबल मतलब यूज किए जाने वाले लोहे की शॉर्टेज की स्कैर्सिटी थी उस टाइम में. तो आयरन इज नॉन, जो आयरन था ये निकाला जाता था प्योर लिक्विड मेटल से, बाय प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग, मतलब पिघलाकर. मतलब उस टाइम में तो लोहे को पिघलाते, और काय पे पिघलाते, कोयलों पर. उस टाइम जो कोयला होता था उस पर, और कोयले की जो आंच होती है, जो उसका टेम्परेचर होता है वो लो होता है इन कंपेरिजन टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर. तो आयरन इज ड्रॉन फ्रॉम द ओर प्योर लिक्विड मेटल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग. स्मेल्ट कहते हैं पिघलाना. और सेंचुरी तक, मतलब काफी टाइम तक, सदियों तक, चारकोल कोयला, कोयले जो टिम्बर, जो जलाने की लकड़ी से हमें प्राप्त होता है, वॉज यूज फॉर द स्मेल्टिंग प्रोसेस. कोयले का इस्तेमाल होता था लोहे को निकालने के लिए, लोहे को पाने के लिए. दिस हैड सेवरल प्रॉब्लम, इसके साथ बहुत सारी समस्याएं थी. कोयले से लोहे को निकालने के लिए, पिघलाकर निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम सामने थी. चारकोल वाज टू फ्रेजाइल. एक तो क्या है, जो कोयला होता था वो बहुत ही फ्रेजाइल होता था, बहुत ही कोमल होता था. तो ट्रांसपोर्ट, उसको हम इधर से उधर पहुंचाने में उसका चूड़ा हो जाया करता था. ये प्रॉब्लम, डिस्टेंस. इसकी जो खराबियां होती हैं, इसकी जो गंदगियां होती हैं, जो मिट्टी में मिला होता है नहीं, प्रोड्यूस वेरी क्वालिटी आयरन, पुअर क्वालिटी आयरन. मतलब इस कोयले की जो खराबियां थी वो ये थी, इसकी जो कि ये एक तरह की अच्छा किस्म का लोहा, पुअर क्वालिटी आयरन नहीं था, और ना ही इस टेम्परेचर से वो निकल पाता था. ये भी इसके साथ समस्या थी. शॉर्ट सप्लाई, और ये इसकी सप्लाई भी शॉर्ट थी. क्यों? बिकॉज फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड फॉर टिम्बर, क्योंकि जंगलों को काटा जा रहा था टिम्बर के लिए. इमारती बिल्डिंग्स को बनाने की जो लकड़ी होती है वो टिम्बर होता है, जहाज बनाते हैं, मजबूत लकड़ी होती है. एंड इट कुड नॉट बी जनरेट हाई टेम्परेचर. और ये प्रॉब्लम और थी कि ये जो कोयला था ये हाई टेम्परेचर क्रिएट नहीं कर सकता था, जनरेट नहीं कर सकता था. 199 पेज है, सेकंड पैरा है. लिख रहे हैं कि द सॉल्यूशन, अब इस समस्या का हल कैसे निकाला गया. इसमें एक फैमिली आती है, एक परिवार आता है, और फैमिली ऑफ आयरन कहलाता है. फैमिली ऑफ आयरन कहलाता है. फैमिली ऑफ आयरन मास्टर्स कहलाते हैं ये लोग. ये है डर्बीज ऑफ श्रॉफशायर, यहाँ के लोग हैं, ये फैमिली है. इन द कोर्स ऑफ हाफ ए सेंचुरी, करीब 50 साल के आसपास, 3 जनरेशन ऑफ दिस फैमिली, 50 साल के अंदर, 50-60 साल के अंदर इसके अंदर की जो फैमिली थी, दादा, ग्रैंडफादर, सन, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, इन 3 पीढ़ियों ने न्यू एंड न्यूअर रिसर्चेस करें, और नए कहते हैं ना,
इन्वेंशंस करी, वो हम अभी आगे देखेंगे। ये फैमिली का नाम आप याद रखें। ब्रॉट अबाउट द रिवोल्यूशन, ये तीन जो फैमिली है ये एक क्रांति लेकर आई इस फील्ड के अंदर, लोहे की फील्ड में, आयरन इंडस्ट्री, मेटेलिक फील्ड में। इट बिगेन विद इन 1709 में शुरुआत होती है इस फैमिली की विद द फर्स्ट अब्राहम डर्बी, इनके ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने शुरू किया। दिस वाज ए ब्लास्ट, ये क्या था? ब्लास्ट फर्नेस। अब ऐसी फर्नेस भट्टी, अब ऐसी भट्टी बनाई गई जो ब्लास्ट फर्नेस के नाम से जानी जाती थी। इसका टेम्परेचर कोयले के टेम्परेचर से कहीं ज्यादा था और इसमें लोहे को पिघलाना बड़ा आसान था। अब ब्लास्ट फर्नेस का बता रहा है क्या प्रोसेस में कि देट वुड यूज कोक। इस भट्टी के अंदर कोक का इस्तेमाल होता था और कोक कोल से प्राप्त हुआ करता था। कोक कहां से मिलता था? कोयले से। कोयले को प्रोसेस किया जाता था और उसपे से सल्फर और गंदगी, इम्प्योरिटीज को हटाया जाता था, जिससे कोक मिलता था। और कोक को ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता था, जिससे हाई टेम्परेचर से कई चीजें बनने लगी थी। ये आपको बताता है लॉन्गर एंड डिपेंड टू द चारकोल। और ये प्रोसेस पहले से बेटर थी, अच्छी थी। अब चारकोल को सेट असाइड कर दिया गया। नेक्स्ट पैरा आता है। नेक्स्ट पैरा में क्या पढ़ेंगे आप? इसमें भी वही फैमिली है जो कंटिन्यू अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है इन द फील्ड ऑफ न्यूअर एंड बेटर एंड इम्प्रूव्ड एंड इम्प्रोवाइज्ड वे ऑफ स्मेल्टिंग ऑफ आयरन इनटू अ बेटर एंड इम्प्रूव्ड वे। द प्रोसेस वाज फर्दर, यही प्रोसेस फिर आगे इसको रिफाइंड किया गया कुछ नई इन्वेंशन से, कुछ और इन्वेंशन करके। द सेकंड डर्बी कौन? फादर, ग्रैंडफादर ने किस चीज को किया? ब्लास्ट फर्नेस। अब सेकंड जो डर्बी है 1711 से डेवलप्ड रॉन्ग या आयरन, इन्होंने रॉक आयरन को डेवलप किया, एक लोहे की किस्म है विच वाज लेस ब्रिटल, जो कि नाजुक कम होता है, ब्रिटल कम होता है। फ्रॉम पिग आयरन से बनाया। पिग आयरन पक्का लोहा और एक कच्चा लोहा, जिसे कहते हैं आयरन और कच्चा लोहा होता है और पिग आयरन पक्का लोहा होता है। उसके बाद हेनरी कोड, इन्होंने डिजाइन की एक पुडिंग फर्नेस। ये किसी भट्टी है, पुडिंग फर्नेस है, इन विच मॉल्टन आयरन कुड बी रिड ऑफ इम्प्योरिटीज। ये वो भट्टी है जिसमें मॉल्टन पिघलाए हुए लोहे को डालकर उसकी गंदगी को साफ किया जाता था। ये वो भट्टी है, वो फर्नेस है। इट नाउ बिकेम ए पॉसिबल टू प्रोड्यूस ब्रॉडर रेंज ऑफ द आयरन प्रोडक्ट। अब जब ये नई नई चीजें आ रही हैं तो कई चीजें पॉसिबल होती जा रही हैं, कई चीजों को बनाना, उनको फॉर्म करना, मेक करना संभव होता जा रहा है। अब नई से नई चीजें आ रही हैं क्योंकि आधुनिक दौर चल रहा है और ये नई नई चीजें आधुनिकता में, मॉडर्निटी में अपना कंट्रीब्यूशन ऐड कर रही हैं। इट हैज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस ए ब्रॉडर रेंज ऑफ आयरन प्रोडक्ट्स। लोहे से बनने वाली चीजें बहुत सारी अब आने लगी क्योंकि नई नई मशीनरी और नई नई इन्वेंशंस सामने आ रही थी। इट नाउ द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द आयरन की जो मजबूती थी, मेरिट ए बेटर मटेरियल देन द वुड, लकड़ी से इसको बेहतर, क्योंकि लकड़ी से ज्यादा मजबूत कौन साबित हुआ? लोहा, आयरन। अब जाकर, ठीक है ना भाई, इसकी मशीनरी अनलाइक द वुड, जो लकड़ी होती है विच कुड बर्न, लकड़ी जो होती है वो आसानी से जल जाती है, स्प्लिंटर फट जाती है, जबकि लोहा ऐसा नहीं है। ये कह रहा है आयरन कॉल्ड द कंट्रोल फाइबर, दोनों स्प्लिंटर। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन कुड बी कंट्रोल। अब इस तरह से लोहे को पहले से अच्छा बनाया गया, उसकी जो क्वालिटी थी उसको इम्प्रूव किया गया, उसको तपाकर, और उसकी जो इम्प्योरिटीज थी उन्हें समाप्त करके। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेड द फर्स्ट आयरन, तो इन्होंने इस लोहे से पहली कुर्सी बनाई। ये नाम आया है इसमें, विल्किंसन नाम है, जॉन विल्किंसन। इन्होंने पहली कुर्सी बनाई। वेट्स बनाए, जो शराब खाने में जाम होते हैं, पानी पीने की चीजें होती हैं, बर्तन होते हैं, वो बनाए इन्होंने। ठीक है, इसके बाद आता है बिल्ड द फर्स्ट, और ये है आपके थर्ड डर्बी, तीसरी मतलब बेटा, ग्रैंडफादर, फादर और सन। ये थर्ड डर्बी है। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने एक ब्रिज बनाया, लोहे का ब्रिज बनाया वर्ल्ड के अंदर पहली बार। और इन कोल ब्रोकेड स्पिलिंग द सिल्वर सेवंस इन द वर्ल्ड, इन ये नाम है कोल ब्रोकडेल, स्पेनिंग द
रिवर, ये यहाँ पर है, इस रिवर पे, ये जो नदी है ना, इसके ऊपर इन्होंने पुल बनाया। विल्किंसन यूज्ड कास्ट आयरन, इन्होंने इसमें कास्ट आयरन इस्तेमाल की, ये आयरन की किस्में हैं, इस्तेमाल किया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार टू मेक वाटर पाइप्स को बनाने के लिए पहली बार इन्होंने कास्ट आयरन इस्तेमाल किया। और ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट पैरा, देखें आप, द आयरन, yes, the iron industry then came to be concentrated on specific regions and integrated units of coal mining and iron melting। अब ये धीरे धीरे ये जो आयरन इंडस्ट्री ये इम्प्रूव करते करते इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होते नई नई इन्वेंशन हुई। तो ये जो कारोबार था, ये जो बिजनेस था इनका, ये जो इंडस्ट्रीज थी, ये कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई, अब ये बताना, ये सब के सब इकट्ठी हो गई, एक जगह जमा हो गई। कहाँ पर? एक वो रीजन था जहां पर सब चीज, जहां पर कोयला, जहां पर रॉ मटेरियल, कच्चा माल, सब एक जगह अवेलेबल था, और वो था कोस्टल एरिया, वो था तटीय क्षेत्र। कहाँ का? इंग्लैंड का, जहां ये सब चीजें अवेलेबिलिटी इन एबंडेंस, भारी मात्रा में मिलती थी। तो ये कह रहे हैं कोकिंग कोल एंड हाई ग्रेड आयरन एंड आयरन और इन द सेम बेसिन, वो बेसिन जो था, बेसिन वो एक एरिया जहां पर ये सब चीजें उपलब्ध थी। दीज बेसिन, ये जो बेसिन थे, वर आल्सो क्लोज टू पॉइंट, ये सब के सब बेसिन जो थे बाई चांस इंग्लैंड के तट पर, तट के आसपास ही, बंदरगाहों के आसपास ही स्थित थे, जहां से माल को वहां तक पहुंचाना बहुत इजी था और बहुत कम खर्चे में वो सारा का सारा माल जो होता था, बना हुआ फिनिश जो गुड्स होता था, वो हैंड टू हैंड पास के पास में उस पर उसको लोड कर दिया जाता था प्रोडक्ट इस तरह से। सिंस द कोल फील्ड्स वर नियर द कोस्ट, तो शिप बिल्डिंग इंक्रीज, क्योंकि कोल आसपास था, सभी चीजें थी, रॉ मटेरियल था, इसकी शिप बिल्डिंग, जहाजों को बनाने की फैक्ट्री इंडस्ट्री भी वहां पर डाल दी गई। तो इसमें इन्होंने, अब आइए आप पेज नंबर 200 पेज पर आइए। इसमें कहता है आपसे ब्रिटिश लोगों की जो लोहा इंडस्ट्री थी, आयरन इंडस्ट्री थी, ये चौगुनी हो गई, 4 गुना बढ़ गई। कब बढ़ गई? 1800 से लेकर 1830 के अंदर। और इसका जो उत्पादन था वह चीपेस्ट, और ये जो बढ़ गई, और यूरोप में सबसे सस्ता माल बेचता था ये, इसकी जो उत्पादन था सबसे माल। 1820 में द टन ऑफ पिग आयरन, ये जो पक्का लोहा था है ना, ये इसकी कितनी डिमांड बढ़ गई? 8 टन ऑफ कोल, ये इसका रेशो है, 8 टन बढ़ गया। 8 टन के बाद फिर 8 टन ऑफ कोल, मतलब कोल 8 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती थी स्पेशल टू मेक इट बर्न, एंड बाय द 1850 के अंदर ये बढ़कर 2 टन हो गई। और 1848 में ब्रिटेन जो था वो लगभग सबसे, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कोयले के प्रोडक्ट बना वर्ल्ड के अंदर। अब आता है कॉटन स्पिनिंग, इसके बाद आता है सूट, ये जो कॉटन होता है, टेक्सटाइल होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसकी स्पिनिंग करना, स्पिनिंग कढ़ाई करना, धागा बनाना, और धागे से फिर बुनाई करना, इन 2 चीजों में इंप्रूवमेंट और इन्वेंशन देखी गई। इसमें देखेंगे आप, द ब्रिटिश हैड ऑलवेज वूवन क्लॉथ, जो ब्रिटिश था वो पहले से ही ऊनी कपड़ा और फ्लक्स, इन दोनों के आइटम बना रहा था। 17वीं सेंचुरी में द कंट्री हैड बीन सपोर्टिंग बेल्स ऑफ इंपोर्टिंग, बाहर से मंगवा रहा था ये जो माल था, कॉटन जो था, टेक्सटाइल का माल जो, ये कहाँ से मंगाता था? इंडिया से मंगाता था। एस ग्रेड, बड़ी ऊंचे दामों पर इंडिया से ये एक्सपोर्ट करता था। एज द ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ पोर्ट्स ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, और 17वीं सेंचुरी में आपको पता है इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमा लिए थे इंडिया में, और इंडिया कॉलोनी बन चुका था इसका, इंग्लैंड का, यूरोपियंस का, और यहाँ का कच्चा माल ये लोग अपने कंट्री पहुंचाते थे, फिर वहां से फिनिश्ड गुड्स इंडिया में आता था, और हाई रेट पर यहाँ पर ये लोग उसको बेचते थे, एक भारी मुनाफा, एक बेनिफिट ये लोग कमाया करते थे। ये इन्होंने इम्पोर्ट, अब इन्होंने यहाँ से इम्पोर्ट, जब ये लोग कंपनी इंडिया में आ गई तो इन्होंने यहाँ से कच्चा माल, रॉ मटेरियल इंग्लैंड, जहाज भर भर के इंग्लैंड पहुंचाना शुरू किया। जैसे कि आप नाम सुना होगा इंडिगो, जो नील आता है वो नील, ये लोग वहां पे नील की ये लोग खेती करवाते थे इंडिया में, है नहीं,
और फिर ये इंग्लैंड बेचते थे, वो भी चीजें थी। इसके बाद आता है नेक्स्ट है टिल द अर्ली 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में स्पिनिंग हैड बीन सोशल। स्पिनिंग कताई, बुनाई नहीं कताई, जो धागा बनता है वो बहुत स्लो थी और बहुत ही उसमें मेहनत लगती थी, बहुत लेबर था उसके अंदर। 10 क्यों? अभी ये बता रहा है सर रेशो 10 स्पिनर, दांत बुनने वाले, मतलब एक वीवर बुनने वाला, एक वीवर को बिजी रखने के लिए 10 बुनने वाले 10 स्पिनर रिक्वायर्ड हुआ करते थे। इतने धीमे धीमे काम होता था। इसके बाद क्या हुआ, जब स्पिनर्स थे वर ऑक्युपाइड ऑल डे, बेचारे जो स्पिनर थे जो बुनते थे धागे को, वो दिन भर बिजी रहते थे, और वो आदमी जो वीवर होता था वो दिन भर फालतू बैठा होता था इस इंतजार में कि अब धागा आएगा, यार्न आएगा तो हम कपड़ा बुनेंगे। ये चक्कर था आइडियलिस्ट। इसके बाद में बट सीरीज ऑफ, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आई, न्यू इन्वेंशन हुए, उसने इसकी रफ्तार को बहुत तेज कर दिया, रफ्तार बिटवीन द स्पीड एंड द स्पिनिंग, ठीक है, और कपड़ा बहुत तेजी से बुना जाने लगा। इसके बाद फ्रॉम 1780 के बाद से द कॉटन इंडस्ट्री सिंबलाइज ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मैनी वेज। कई तरह से जो कॉटन इंडस्ट्री थी ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, वो एक प्रतीक के रूप में थी। दिस इंडस्ट्री हैड 2 फीचर। इस इंडस्ट्री के, कॉटन इंडस्ट्री के 2 फीचर थे, 2 खास बातें थी, विच वाज आल्सो सीन, जो दूसरी इंडस्ट्रियों में भी देखी जा सकती थी। वो क्या थी? कच्चा माल हैड टू बी एंटायरली इंपोर्टेड। कच्चा माल जो था पूरा का पूरा बाहर से आया करता था। इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी वहां से कच्चा माल ये लोग इंपोर्ट किया करते थे। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द फिनिश गुड, करेक्ट, कच्चा माल आ गया, इसको तैयार किया और वापस से इसको एक्सपोर्ट किया करते थे अब उन कॉलोनीज में, और हाई रेट्स में बेचते थे। दिस सस्टेन द प्रोसेस ऑफ। इस तरह से क्या हुआ, इनकी जो कॉलोनाइजेशन था, इन्होंने जो दूसरे कंट्रीज पर कब्जे कर रखे थे कच्चे माल के लिए और चीजों के लिए, फायदा कमाने के लिए, वो चलता रहा, वो बना रहा। कच्चा माल वहां का लेकर अपने कंट्री पहुंचना, वहां से फिनिश माल, इस तरह से जो था ना कॉलोनाइजेशन, ये प्रोसेस चलती रही। पेज नंबर 201 पे देख लीजिए, लास्ट में है ये। सो दैट ब्रिटेन को रिटेन कंट्रोल ओवर द सोर्सेज। इस तरह से ब्रिटेन था वो अपनी कॉलोनी, उसकी जो कॉलोनीज थी वहां के सोर्सेज पर, वहां के संसाधनों के ऊपर उसका कंट्रोल रहा। और द इंडस्ट्री वाज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द वर्क ऑफ ह्यूमन। और ये जो इंडस्ट्री थी ये किस पे डिपेंड करती थी, कौन काम करता था इसमें? महिलाएं, लेडीज और बच्चे काम करते थे इन फैक्ट्रीज। दिस एग्जाम्पल द हाई अगली फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वेल डिस्क्राइब्ड बिलो। अभी आप इसके फिर नीचे पढ़ेंगे अभी, और नेक्स्ट टाइम हम इसको लेंगे। ये आपकी एक वीडियो तैयार हो गई है। थैंक यू सो मच, आप इसको ध्यान से सुने। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।